जी बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? आज हमने एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर 3 का स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो ऑनलाइन लेक्चरिंग हमारी चल रही है उसमें हमने आज करना है इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन वाला टॉपिक। तो इसको ज़रा गौर से देखिएगा, थोड़ा इम्पॉर्टेंट भी है। इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा दफ़ा पेपर में आया हुआ है। तो चलें अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। चलें जी, अपना टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। और इसमें सबसे पहली बात ये कि ये वाला जो टॉपिक है ये शॉर्ट क्वेश्चन है। अभी जो मैं शुरू कर रहा हूँ ये शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें वो ये कह रहा है जी कि आपने इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन को डिफ़ाइन करना है। डिफ़ाइन करके आपने एक एक छोटी छोटी एग्जांपल देनी है। सबसे पहली बात ये कि कोलिजन का मतलब ये होता है दो ऑब्जेक्ट्स का आपस में टकराना। अब फिज़िक्स में हमने कोलिजन को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, एक इलास्टिक कोलिजन और दूसरा इन इलास्टिक कोलिजन। एक इलास्टिक और दूसरा इन इलास्टिक। आप ये समझ लें कि इलास्टिक की अगर आपको समझ आ गई तो इन इलास्टिक बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। तो सबसे पहले हम कोलिजन को डिफाइन कर रहे हैं। व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कम क्लोज टू ईच अदर एंड देयर इज़ इंटरएक्शन बिटवीन देम, यानी उनके दरमियान कोई टक्कर हुई है, कुछ इस तरह का मामला हुआ है, तो ऐसी इस सारे सीन को हम क्या बोलेंगे? कोलिजन। कोलिजन की दो काइंड्स हैं, इलास्टिक कोलिजन एंड इन इलास्टिक कोलिजन। सबसे पहले है इलास्टिक कोलिजन। क्या होता है देखें, इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन में सिर्फ एक डिफरेंस है और वो है कैनेटिक एनर्जी से रिलेटेड। अगर कोलिजन में कैनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, यानी कोलाइड करने से पहले और कोलाइड करने के बाद टोटल कैनेटिक एनर्जी अगर सेम रहेगी, तो ऐसी कोलिजन को हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। इसका मतलब है इलास्टिक कोलिजन ऐसी कोलिजन हुई जिसमें कैनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है। द टाइप ऑफ कोलिजन इन विच कैनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड, या द कोलिजन in which kinetic energy of colliding objects before and after collision remains constant। यानी जो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड कर रही हैं उनकी टोटल कैनेटिक एनर्जी कोलाइड करने से पहले देख लें और कोलाइड करने के बाद देख लें, इसका आंसर हमेशा सेम आएगा अगर कोलिजन इलास्टिक है। लेकिन इसमें ये बात भी अपने जहन में रखें कि जो इलास्टिक कोलिजन है ये असल में आइडियल कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन कैसी कोलिजन है? आइडियल कोलिजन। आइडियल का मतलब होता है जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि हम जानते हैं रियल में जब भी दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कोलाइड करते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें आप दीवार पर बॉल फेंकते हैं और बॉल दीवार के साथ जाके कोलाइड करता है तो आपको आवाज़ आती है। साउंड जो है ये भी एनर्जी की एक काइंड है। इसी तरह जब भी दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कोलाइड करें तो फ्रिक्शन की वजह से हीट एनर्जी भी ज़रूर पैदा होती है। अब ये साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी कहाँ से आई? ये उन्हीं ऑब्जेक्ट्स की कैनेटिक एनर्जी के थोड़े से हिस्से से निकली। इसका मतलब है ये बात तो कंफर्म हो गई कि रियल में जो कोलिजन्स होती हैं, मोस्ट ऑफ द कोलिजन्स, उनमें कैनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा ज़रूर लूज़ हो जाता है और वो किसी और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, या हीट एनर्जी में, या साउंड एनर्जी में, या उन ऑब्जेक्ट्स की शक्ल ख़राब करने में। जैसे फ़र्ज़ करें एक गाड़ी की टक्कर होती है किसी दीवार के साथ या किसी भी ऑब्स्टेकल के साथ,
तो उस गाड़ी की शेप भी ख़राब हो जाती है। इसका मतलब है गाड़ी के अंदर जो कैनेटिक एनर्जी थी उसी का कुछ हिस्सा उस गाड़ी की शक्ल ख़राब करने में इस्तेमाल हो गया। तो वो वाली कोलिजन तो कभी भी इलास्टिक नहीं हो सकती। इलास्टिक कोलिजन की तो कंडीशन ये है कि द बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन कैनेटिक एनर्जी मस्ट बी सेम। तो इसका मतलब है इलास्टिक कोलिजन आइडियल है। बहरहाल ये आपको याद रखना है कि इलास्टिक कोलिजन ऐसी कोलिजन होती है जिसमें कैनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है। अब इसमें हम एक छोटी सी एग्जांपल बना लेते हैं कि फ़र्ज़ करें, एग्जांपल हम एक बना लेते हैं जी। फ़र्ज़ करें हमने एक ऑब्जेक्ट को किसी मार्बल के फ्लोर के ऊपर ड्रॉप किया, एक बॉल को ड्रॉप किया। ड्रॉप करने का मतलब ये है कि आप उस ऑब्जेक्ट को आपने पकड़ा हुआ है और आपने उसे छोड़ दिया, यानी उसको नीचे ज़ोर से नहीं फेंकना या ऊपर की तरफ नहीं उछालना। आपने सिर्फ वहाँ पर जहाँ भी आपने उस ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पर पकड़ा हुआ है आपने उसको छोड़ दिया, यानी उसको इनिशियल वेलोसिटी आपने कोई भी नहीं दी, वो सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से फॉल कर रहा है। तो अगर ज़मीन से टकराने के बाद वो वापस आए, रिबाउंड्स का मतलब होता है वापस आना, उसी हाइट पर जिस हाइट से आपने उसको ड्रॉप किया था, तो इस बात का मतलब क्या होगा कि फ़र्ज़ करें यहाँ से आपने उसको ड्रॉप किया था, इसकी कोई ना कोई हाइट थी, फ़र्ज़ करें h। अब हम जानते हैं जब भी ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। जब वो ज़मीन से टकराएगा तो टकराने से थोड़ी देर पहले उसके पास जो एनर्जी थी, यहाँ पे जो उसके पास एनर्जी थी वो सिर्फ़ और सिर्फ कैनेटिक एनर्जी थी। जब वो टकरा जाएगा तो टकराने के बाद वो ऊपर आना शुरू कर देगा, तब भी उसके पास सिर्फ कौन सी एनर्जी होगी, कैनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब है अगर टकराने के दौरान उसकी कैनेटिक एनर्जी में कोई कमी नहीं आई तो उसको उतनी ही कैनेटिक एनर्जी वापस मिलेगी जितनी टकराने से पहले थी। यानी जब वो ऊपर जाने लगेगा तो वो उतनी ही कैनेटिक एनर्जी लेकर ऊपर जा रहा है जितनी कैनेटिक एनर्जी लेकर आया था टकराने के लिए। अब जाहिर बात है जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होता है तो कैनेटिक एनर्जी दोबारा पोटेंशियल में कन्वर्ट होती है। पोटेंशियल एनर्जी जो है इसका ताल्लुक होता है हाइट के साथ। अगर वापसी पे उतनी ही कैनेटिक एनर्जी है जितनी जाते हुए मिली थी तो इसका मतलब है उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्शन होगी जितनी शुरू में थी। और अगर वापस उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी तो इसका मतलब है उसकी हाइट भी सेम होनी चाहिए जितनी हाइट से आपने ड्रॉप किया था। इन शॉर्ट, अगर उतनी ही हाइट से जिस हाइट से आपने उसको ड्रॉप किया है अगर वो वापस भी उतनी ही हाइट पर आ जाए तो समझ लें कि टकराने के दौरान उसकी कैनेटिक एनर्जी में कोई कमी नहीं आई, यानी ये कोलिजन कौन सी होगी, इलास्टिक कोलिजन। लेकिन अगर हम इन इलास्टिक कोलिजन की बात करें, इन इलास्टिक कोलिजन ऐसी कोलिजन है जिसमें कैनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, यानी टकराने से पहले और टकराने के बाद कैनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती। अब इसमें जब आप एग्जाम्पल देंगे तो आप ये कहेंगे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाए, बताएं इसमें आप एग्जाम्पल क्या देंगे। अगर किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाए किसी हाइट से और वो टकराने के बाद वापस उतनी हाइट पर ना आए, उससे कम हाइट पर आए, इसका मतलब ये हुआ कि जितनी पोटेंशियल एनर्जी शुरू में उसके पास थी वापसी पर उतनी पोटेंशियल एनर्जी नहीं मिली। इसका मतलब ये हुआ कि जब पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहले कैनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई थी तो टकराने के दौरान उसकी कैनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा लूज हो गया, इसलिए जो वापसी पे पोटेंशियल एनर्जी मिली वो कंपैरेटिवली स्मॉलर मिली। और जब वापसी पे पोटेंशियल एनर्जी स्मॉलर मिलेगी तो हाइट भी पहले से कम अचीव होगी। अब ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि टकराने के दौरान जब वो यहाँ पे टकराया ज़मीन के साथ, टकराने के दौरान उसकी कैनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होगा, कुछ हिस्सा हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होगा फ्रिक्शन की वजह से, हो सकता है कुछ हिस्सा उसकी शक्ल को ख़राब करने में यूज़ हो गया हो, तो इसलिए वापसी पे उतनी एनर्जी हमें नहीं मिली। ठीक हो गया जी।
सेम वही एग्जाम्पल यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे टेनिस बॉल्स का जिक्र है। अगर दो टेनिस बॉल्स को आपस में टकराया जाए और वो वापस उतनी वेलोसिटीज़ उनकी ना मिले जितनी से वो जा रहे थे, इसका मतलब है उनकी काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा लूज़ हो गया है। हो सकता है फ्रिक्शन की वजह से, हो सकता है उनके मॉलिक्यूल्स की पोजीशन ख़राब करने में, हो सकता है हीट एनर्जी में यूज़ हुआ और हो सकता है एनर्जी का कुछ हिस्सा साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हुआ हो। तो सेम वही बात है जो मैं आपको अभी बता के आया हूँ। अब एक और छोटी सी बात ये कि ये जो दोनों कोलिजन्स हैं, चाहे इलास्टिक है चाहे इन इलास्टिक है, इन दोनों कोलिजन्स में टोटल एनर्जी ये भी कंजर्व रहती है, टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहती है और लीनियर मोमेंटम भी हमेशा कंजर्व रहता है, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। टोटल एनर्जी क्यों कंजर्व रहती है? क्योंकि टोटल एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक कभी भी चेंज नहीं हो सकती। टोटल एनर्जी में सारी एनर्जीज आ जाती हैं, साउंड भी, हीट भी, एनीवन। तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी का जब हिस्सा थोड़ा सा लूज हो रहा था इन इलास्टिक कोलिजन के केस में, तो जब आप उन सारी एनर्जीज को ऐड कर देंगे, काइनेटिक प्लस साउंड प्लस हीट एवरीवन, तो जाहिर बात है वो टोटल एनर्जी उतनी ही आ जाएगी जितनी टकराने से पहले थी। तो इसलिए जब भी आपसे पूछा जाए टोटल एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बारे में, तो आप कहेंगे वो हर कोलिजन में कंजर्व रहता है। और अगर काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा जाए तो इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है और इन इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व नहीं रहती। इसके बाद इसी टॉपिक से एसोसिएटेड आपका एक टॉपिक है, दैट इज इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इसमें थोड़ी सी डेरिवेशन है, वो हम करेंगे। सबसे पहले ये देखें कि इलास्टिक कोलिजन, यहाँ पे हमने कौन सी कोलिजन फर्ज करनी है, इलास्टिक कोलिजन। और दूसरी बात यहाँ पर जो लिखी हुई है वो है वन डायमेंशन। वन डायमेंशन के बारे में पहले भी आपको बता चुका हूँ कि वन डायमेंशन का मतलब है ऐसा केस जिसमें ऑब्जेक्ट की मोशन एक ही लाइन पर होती है, एक ही लाइन पर एक डायरेक्शन में या उसी लाइन में अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक हो गया। तो यहाँ इस पूरे टॉपिक में हमने इलास्टिक कोलिजन को वन डायमेंशन में फ़र्ज करना है। और ये टॉपिक जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है। लॉन्ग क्वेश्चन कैसा बनेगा, अभी मैं आपको जब सारा क्वेश्चन करवाऊँगा पूरी डेरिवेशन, तो फिर आपको बताऊँगा कि इसका लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आ सकता है। सबसे पहले स्क्रीन पर आपको डायग्राम नज़र आ रही है। फ़र्ज़ करें दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये दोनों मैसेज जो हैं ये स्लाइड करके जा रहे हैं एक डायरेक्शन में। यहाँ ये बात जहन में रखें कि यहाँ पर हम स्लाइडिंग वाला केस कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि ये रोटेट कर रहे हैं, क्योंकि रोटेट करते हुए लीनियर मोशन के साथ साथ सर्कुलर मोशन को भी डिस्कस करना पड़ता है और वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स केस बन जाएगा। तो यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये दोनों ऑब्जेक्ट स्लाइड करके जा रहे हैं और एक ऑब्जेक्ट का मास m1 है, दूसरे का m2 है। m1 की वेलोसिटी v1 है, m2 की वेलोसिटी v2 है। ठीक हो गया। m1 की वेलोसिटी v1, m2 की v2। और इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कोलिजन हुई। फ़र्ज़ करें कोलिजन कैसे हुई, फ़र्ज़ करें जो m1 है वो थोड़ा फास्ट जा रहा था और m2 थोड़ा स्लो जा रहा था। इसका मतलब है जिस ऑब्जेक्ट ने जाके टक्कर मारी, इसको हम प्रोजेक्टाइल भी बोलते हैं जो जाके टकराता है, और जिसके साथ जाके टकराता है उसे हम टारगेट भी बोलते हैं। इसका मतलब है प्रोजेक्टाइल m1 ने जाकर कोलाइड किया टारगेट m2 के साथ। तो जाहिर बात है m1 m2 पर एक्शन की फ़ोर्स लगाएगा, जैसे मैंने आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में बताया था। इसी तरह m2 m1 पर रिएक्शन की फ़ोर्स लगाएगा। दोनों ऑब्जेक्ट्स पर जब फोर्स लगेगी तो दोनों का मोमेंटम और दोनों की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। इसकी जो वेलोसिटी है फ़र्ज़ करें वो है v1 प्राइम, इसी तरह m2 की जो वेलोसिटी है फ़र्ज़ करें वो v2 प्राइम है टकराने के बाद। अब यहाँ पर दो चीज़ें हमने अपने माइंड में रखनी है। एक तो ये कि हमने कंसीडर किया है कि मोशन वन डायमेंशन में है, और दूसरा ये कि हमने ये कंसीडर किया है कि ये इलास्टिक है, कोलिजन इलास्टिक है। अगर कोलिजन इलास्टिक है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहनी चाहिए और मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व ही होता है, ये भी हमने ऊपर देखा है।
इसका मतलब है यहाँ पर हम ये दो लॉज अप्लाई कर सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि टकराने से पहले m1 का जो मोमेंटम है वो क्या होगा, तो आप लिखेंगे m1v1। इसी तरह टकराने से पहले m2 का मोमेंटम क्या होगा, वो होगा m2v2। यानी अगर मैं आपसे काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछूं इसी तरह से, तो टकराने से पहले m1 की काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m1 v1 का स्क्वायर। इसी तरह m2 की काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m2 v2 का स्क्वायर। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि टकराने के बाद इनके मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो बड़ा आसान है, आप जहाँ जहाँ वेलोसिटी है उसके ऊपर प्राइम लगाते जाएं। टकराने से पहले m1 की मोमेंटम की वैल्यू है m1 v1 प्राइम, और इसी तरह m2 की मोमेंटम की वैल्यू है m2 v2 प्राइम। m1 की काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी हाफ m1 v1 प्राइम का स्क्वायर, और m2 की काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m2 v2 प्राइम का स्क्वायर। तो ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ टकराने से पहले की हैं और नीचे वाली जो सारी वैल्यूज़ हैं ये टकराने के बाद की हैं। ठीक हो गया। तो अब हम अपनी डेरिवेशन को थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम अप्लाई करने लगे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है, इसके मुताबिक हम कह सकते हैं कि टोटल इनिशियल मोमेंटम टकराने से पहले का m1 का और m2 का, टकराने के बाद m1 का और m2 का, इन दोनों का सम जो है वो आपस में सेम रहेगा। पहले आपने इस तरह लिख लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, m1 वालों को एक तरफ ले आएं और m2 वालों को दूसरी तरफ ले जाएं। जब राइट हैंड साइड से m1 v1 प्राइम आएगी तो वो नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह m2 v2 जब लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाएगा तो वो भी नेगेटिव हो जाएगा। अब लेफ़्ट हैंड साइड से m1 को कॉमन निकाल लें, m1 जो है इनमें कॉमन है, और राइट हैंड साइड से m2 को कॉमन निकाल लें, तो आपके पास ये वाली इक्वेशन बन गई। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें, पहली को 1 कह दिया था, इसे 2 कह दें। अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी अप्लाई करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के मुताबिक m1 की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर होगा, m2 की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m2 v2 स्क्वायर होगा। इन दोनों का जो सम है ये एक तरफ लिख दें और प्राइम लगा के जो सम है वो दूसरी तरफ लिख दें। यहाँ पर प्राइम नहीं लगा हुआ इधर गलती से, तो यहाँ भी प्राइम लगा दें। तो आपके पास ये आ गया m1 की फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्राइम के साथ, m2 की फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्राइम के साथ। अब आप देखें राइट हैंड साइड से हाफ कॉमन आ गया और लेफ्ट हैंड साइड से भी हाफ कॉमन आ गया। बाद में ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जब आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो फिर आपके पास अंदर वाली टर्म्स बच जाएंगी, ये वाली और ये वाली। अब दोबारा वही काम करना है जो हमने ऊपर किया था कि m1 वाली टर्म को इस तरफ ले आएं और m2 वाली टर्म को दूसरी तरफ ले जाएं। जब आप m1 वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगी, और m2 वाली टर्म को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो वो भी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से m1 कॉमन आ गया, राइट हैंड साइड से m2 कॉमन आ गया। अब हमारे पास इस इक्वेशन का कोई नंबर आप दे दें। फ़र्ज़ करें मैं इसे नाम दे देता हूँ, बल्कि चलें अभी नाम ना दें, नेक्स्ट जाके हम नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं जो हमने स्कूल क्लासेस में मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है, और वो फार्मूला है, एक सेकंड ज़रा, ओके, वो फार्मूला है ये वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इस तरह से लिखा हो तो एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में लिख के मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ भी बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड पे ए की जगह v1 है और राइट बी की जगह v1 प्राइम है, तो आपने एक दफ़ा माइनस में लिख दिया, एक दफ़ा प्लस में लिख दिया। इसी तरह राइट हैंड साइड पे ए की जगह v2 प्राइम है और बी की जगह v2 है, तो आपने एक दफ़ा माइनस में लिख दिया, एक दफ़ा प्लस में लिख दिया। इस इक्वेशन को आपने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 को ऊपर लिखना है
और इक्वेशन नंबर 2 जो पीछे हमने लिखी थी उसको नीचे लिखना और डिवाइड कर देना। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, अगर आप गौर करें इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों में कुछ चीज़ें सेम है। अगर मैं आपको निशानदेही करवा सकूं, इक्वेशन नंबर 3 में ये वाली जो चीज़ है वो इक्वेशन नंबर 2 की इसके साथ बिल्कुल सेम है। इसी तरह इक्वेशन नंबर 3 में ये टर्म और इक्वेशन 2 में ये टर्म बिल्कुल सेम है। इसीलिए हम इनको डिवाइड कर रहे हैं ताकि कैंसलेशन हो और हमारे पास कोई सिंपल फॉर्म में इक्वेशन आ जाए। इक्वेशन 3 को आपने ऊपर लिखा और इक्वेशन नंबर 2 को आपने नीचे लिखा। इक्वेशन नंबर 3 की लेफ्ट हैंड साइड ऊपर आ गई और इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड नीचे आ गई। इक्वेशन नंबर 3 की राइट हैंड साइड ऊपर और इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड नीचे, इस तरह से आ गया। अब यहाँ से क्या कुछ कैंसिल होगा, m1 से कैंसिल हो गया, v1 माइनस v1 प्राइम इससे कैंसिल हो गया। इसी तरह राइट हैंड साइड से भी m2, सॉरी यहाँ नीचे m2 भी है, वो यहाँ पे नहीं लिखा गया। ये मिस्टेक्स जो हैं ये भी आप अपने जहन में रखिएगा। ये m2 से कैंसिल हो जाएगा और ये इसके भी नीचे माइनस था, प्लस लिखा हुआ है, ये भी गलती है, ये माइनस है, ठीक है। इसमें भी माइनस वाली टर्म भी कैंसिल हो जाएगी। तो आपके पास एक टर्म बच गई लेफ्ट हैंड साइड पे ये वाली और राइट हैंड साइड पे ये वाली टर्म बच गई। एंड पे फिर आपने क्या करना है, प्राइम के बगैर वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं, v2 को इस तरफ ले गए और v1 प्राइम को उस तरफ ले गए। यानी इनिशियल वैल्यूज़ को लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लिया और फाइनल वैल्यूज़ को राइट हैंड साइड पे लिख लिया। इस तरह से आपके पास एक फाइनल इक्वेशन आ गई ये वाली। अब थोड़ा सा मैं टाइम दूंगा इस इक्वेशन के लिए। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप एक गाड़ी में जा रहे हैं, फ़र्ज़ करें ये आपकी गाड़ी है, इस गाड़ी के टायर किधर है, व्हील किधर है भाई, ये फ़र्ज़ करें गाड़ी है, पता नहीं किस ज़माने की गाड़ी बन गई है। ये गाड़ी है, इसमें आप बैठे हैं, ठीक है, और इसमें हम जो बंदा बैठा हुआ है उसे ए का नाम दे देते हैं। ये गाड़ी जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से। पीछे से एक दूसरी गाड़ी आती है जो इसको ओवरटेक करती है। ये दूसरी गाड़ी ज़रा बड़ी थी, उसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी, पावरफुल है, तो इसने फ़र्ज़ करें ओवरटेक कर लिया। और ये गाड़ी जो है ये जा रही थी लेट्स सपोज 15 मीटर पर सेकंड से, और इसमें जो बंदा बैठा हुआ है उसे आप बी का नाम दे दें। अगर मैं आपसे ये कहूँ स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ ए, यानी बी की वेलोसिटी ए के लिहाज से क्या होगी, यानी आप ए में बैठे हुए हैं, आपको बी की वेलोसिटी कितनी फील होगी। जी ज़रा आंसर करें। मेरी बात सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? इसका आंसर ये है जी कि ए में जो बंदा बैठा हुआ है उसको बी की वेलोसिटी अपने से जितनी ज़्यादा है वो फील होगी। 5 तो उसकी अपनी है ना, यानी 5 तो ए की अपनी है, तो बी की 15 है, तो ए को बी की पता चलेगी या अंदाज़ा होगा या उसको फील होगी कि बी की वेलोसिटी जो है वो 10 है। अब ये 10 आंसर कैसे आया है, बी की वेलोसिटी में से ए की वेलोसिटी को माइनस कर दें, 15 माइनस 5 आपके पास 10 आ गया। इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे ये जो लेफ्ट हैंड साइड आपको टर्म नज़र आ रही है इसको डिफाइन करना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ v1 माइनस v2 का क्या मतलब है, m1 की वेलोसिटी m2 के लिहाज से। इसी तरह राइट हैंड साइड पे यही सारा कुछ प्राइम के साथ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, m1 की वेलोसिटी m2 के लिहाज से आफ्टर कोलिजन। ठीक है, मैं फिर अपनी बात को रिपीट करता हूँ और एक दोबारा से हाइलाइटर यूज़ करता हूँ ताकि आप इसको दोबारा से अंडरस्टैंड कर सकें। इसका क्या मतलब है, वेलोसिटी ऑफ m1 विद रिस्पेक्ट टू m2
बिफोर कोलिजन। और इसका क्या मतलब है, वेलोसिटी ऑफ m1 विद रिस्पेक्ट टू m2 आफ्टर कोलिजन। और ये वाला जो नेगेटिव साइन है ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि टकराने से पहले m1 m2 को अप्रोच कर रहा था। और जाहिर बात है जब ये टकरा जाएंगी तो फिर ये एक दूसरे से इनका फासला बढ़ना शुरू हो जाएगा। पहले इनका एक दूसरे से फासला कम हो रहा था, टकराने के बाद इनका एक दूसरे से डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो गया। इसलिए नेगेटिव साइन का मतलब है कि ये अलग अलग हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं स्पीड ऑफ अप्रोच लेफ्ट हैंड साइड पे m1 m2 की तरफ आ रहा था तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, स्पीड ऑफ अप्रोच। और राइट हैंड साइड पे m1 और m2 जो है उनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ रहा था, वो सेपरेट हो रहे थे टकराने के बाद, तो इसलिए इसे आप बोलेंगे स्पीड ऑफ सेपरेशन। यही लॉन्ग क्वेश्चन आता है ज़्यादातर जिसमें वो आपसे ये पूछता है कि इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन को कंप्लीटली डिस्कस करें और साबित करें स्पीड ऑफ अप्रोच स्पीड ऑफ सेपरेशन के बराबर है। तो इसमें मोस्टली वो इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन पूछ लेता है, फिर वो कहता है कि इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन को डिस्कस करें और फिर साबित करें कि स्पीड ऑफ अप्रोच इज़ इक्वल टू स्पीड ऑफ सेपरेशन। मैं आपको ये टॉपिक दोबारा बार बार स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये उसके बाद ये पीछे वाला हिस्सा आप इनके स्क्रीनशॉट्स लेकर अपने नोट्स भी रेडी कर सकते हैं। इसी तरह पीछे जो हमने टॉपिक किया था लेक्चर के शुरू में, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये इस वक्त जो आपको नज़र आ रहा है सारा का सारा क्वेश्चन ठीक हो गया। तो चलें वापस चलते हैं जी। तो बच्चों ये था आपका आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बड़ी अच्छी समझ आ गई होगी। मैंने कोशिश की है कि स्टेप वाइज एक एक पॉइंट जो है उसको एक्सप्लेन किया जाए, लेकिन फिर भी अगर कोई इशू रह गया हो, अगर कोई किसी जगह पर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। इसका एक तरीका मैं आपको बताता हूँ कि अगर किसी जगह कन्फ्यूजन हो, कोई भी हिस्सा, वीडियो का कोई भी हिस्सा, तो उस हिस्से का स्क्रीनशॉट लेकर मुझे आप सेंड कर दिया करें। ये सामने स्क्रीन पर भी आपको कुछ एड्रेस नज़र आ रहे हैं, फेसबुक का भी, ट्विटर का भी और इंस्टा का भी। इसी तरह मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में जीमेल आईडी भी सेंड किया हुआ है। आप किसी भी मीडियम को यूज़ करते हुए अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।